हाँ भाई, पहले एक्सरसाइज है 7.7 डिटरमाइनर्स। डू यू हैव मिल्क। अब मिल्क के साथ कुछ वैसे लगेगा नहीं, कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है, अनकाउंटेबल है। क्या आप इसमें कुछ ऐसा लगा सकते हो, डू यू हैव सम मिल्क, ठीक है। आई कांट गिव यू सम मनी कह सकते हो इसी तरह से, इसे भी, क्योंकि मनी भी अनकाउंटेबल है, ठीक है। लिटिल मनी कह सकते हो, ए लिटिल मनी, चूँकि हमने लिटिल पढ़ा है इसमें, तो ए लिटिल मिल्क कह सकते हो। ऊपर भी इसी प्रकार से आप ए लिटिल मिल्क, दूसरे में ए लिटिल मनी। द फील्ड हैज़ नॉट यील्डेड ए लिटिल कॉर्न दिस ईयर, ठीक है। 4 फ्लावर्स हैव बीन प्लक्ड, तो ए फ्यू फ्लावर्स, ठीक है। ए फ्यू फ्लावर्स, क्योंकि फ्लावर में एस लगा हुआ है तो ये काउंटेबल माना जाएगा, इसमें फीव आएगा। हैव यू नॉट ईटन ए फ्यू मैंगोज, ठीक है, ए फ्यू मैंगोज। ऑन दिस सब्जेक्ट आई डू नॉट हैव ए फ्यू बुक्स, ठीक है। द ऑफिसर हैज़ रिसीव्ड ए फ्यू कंप्लेंट्स। टुडे मदर हैज़ नॉट टेकन ए लिटिल फूड। I have not eaten a few apples. There is not a little milk in the pot. Why have you not done a little work today? She did not bring a book today. The teacher gave a little work to me yesterday. Is there a little water in the tank? A few people die in dishonor, ठीक है। ए फ्यू कर दो या फी भी कर दो, क्योंकि डिसऑनर में तो मरना कोई चाहता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये मरता है कह रहा है, तो इसलिए ए फ्यू सही रहेगा, ए फ्यू, क्योंकि मरना चाहता है नहीं है, यहाँ मरता है। 16 ए फ्यू मैन आर बोर्न ग्रेट। 17 ए फ्यू मैन अचीव सक्सेस बाय देयर ऑन एफर्ट्स। आई डू नॉट वांट दिस बुक, गिव मी द अदर बुक कह सकते हैं यहाँ, ठीक है। मतलब मैं इस किताब को नहीं चाहता, आप मुझे दूसरी किताब दो, तो गिव मी द अदर बुक। टेल मी एनी अदर स्टोरी। 20 दिस बॉय गोट ए प्राइज यस्टरडे, ठीक है। या ए बॉय कह सकते हैं, ए बॉय, एक लड़के को कल एक प्राइज मिला था, ठीक है जी। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हमने दिया था उसके भी एक एक्सरसाइज उसकी बना लेते हैं, थोड़ा वो भी काम आगे चलता रहेगा, क्योंकि काम तो रोज़ चेक होना ही चाहिए, तभी आप काम करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज 16 एक कर लेते हैं। सूर्य अस्त हो गया है। द सन हैज सेट, सेट की तीनों फॉर्म सेट ही होती हैं। रेलगाड़ी स्टेशन से चली गई है। द ट्रेन हैज़ गॉन फ्रॉम स्टेशन। हमने फ्रॉम आपको कल पढ़ाया है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है तो फ्रॉम लगाते हैं, फ्रॉम द स्टेशन। मास्टर साहब ने हाजिरी ले ली है। द टीचर हैज़ टेकन अटेंडेंस। प्रधानाचार्य जी ने चपरासी को दफ्तर से निकाल दिया है, ठीक है। तो द प्रिंसिपल आप कह सकते हैं हैज़ टर्न्ड द पियोन आउट ऑफ द ऑफिस, ठीक है। निकाल दिया है, इसके लिए टर्न आउट का प्रयोग कर देंगे। हैज़ टर्न्ड, निकाल दिया है, टर्न कर दिया है, टर्न मोड़ना होता है किसको, द पियोन, चपरासी को। कहाँ, आउट, बाहर, ऑफ द ऑफिस। इस पोस्टमैन ने आज का कार्य समाप्त कर लिया है। दिस पोस्टमैन हैज़ फिनिश्ड टुडेज वर्क, आज का कार्य। मोटी बिल्ली ने संपूर्ण दूध पी लिया है। द फैट कैट, मोटी बिल्ली ने, हैज़ ड्रंक लगाइए। आदमी ही पीता है तो टेक लगाते हैं, खाता पीता है तो, बाकी जानवर के लिए तो ईट और ड्रिंक ही लगाते हैं। हैज़
ड्रंक आई थर्ड फॉर्म, द होल मिल्क, द एंटायर मिल्क, कुछ भी कर सकते हैं। हिमानी ने अपना संपूर्ण कार्य कर लिया है। हिमानी हैज़ डन हिज कंप्लीट वर्क, या कंप्लीटेड हिज वर्क कर दीजिए। हिमानी हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, हर वर्क। अगर हिमानी लड़का है तो हिज वर्क, लड़की है तो हर वर्क। पिताजी टहलकर घर लौट आए हैं। फादर हैज़ रिटर्न्ड होम, ठीक है, फ्रॉम वॉक, या आफ्टर वॉकिंग कर दीजिए, फ्रॉम नहीं, फ्रॉम तो अलग होने के अर्थ में आएगा। आफ्टर वॉकिंग, टहलकर, टहलने के बाद। आग ने पूरा भवन नष्ट कर दिया है, ठीक है। फायर हैज़ डिस्ट्रॉयड द होल बिल्डिंग, फायर हैज़ डिस्ट्रॉयड द होल बिल्डिंग। भूकंप ने चमोली क्षेत्र को बहुत हानि पहुंचाई है, ठीक है। तो द अर्थक्वेक, भूकंप की अर्थक्वेक होती है। हैज़ कॉज्ड डैमेज, हानि पहुंचाने की कॉज डैमेज होती है। कॉज्ड डैमेज, इसके बाद टू लगता है, किसको? टू द चमोली रीजन, ठीक है, टू द चमोली रीजन, ठीक है भाई। चलिए कल हम निगेटिव सेंटेंस इसके करेंगे, आज हम प्रीपोजिशंस पे आगे बढ़ते हैं। कल लास्ट प्रीपोजिशन थी फ्रॉम, अब उससे आगे बढ़ते हैं। फॉर, फॉर आप जानते हैं इसका वैसे अर्थ होता है के लिए, तो अपने अर्थ के लिए तो आती ही है ये। बाकी इसका जो ऐसा प्रयोग है, कह सकते हैं तो भाई पक्षपात के लिए आएगी, आप किस चीज़ का पक्ष ले रहे हैं, आप किस चीज़ का पक्ष ले रहे हैं, किसी के लिए आप कुछ कर रहे हैं, किसी के लिए आप लड़ रहे हैं, किसी के लिए आप विरोध कर रहे हैं, तो उसके लिए आप फॉर लगा सकते हैं। किसी को आप वोट दे रहे हैं, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर कांग्रेस, वोट फॉर बीएसपी, ठीक है। और इसी तरह से आप देश के लिए लड़ रहे हैं, तो फाइट फॉर द कंट्री, ठीक है, तो वहाँ फॉर लगाते हैं। एक इसका यूज़ होता है अदला बदली के लिए, एक्सचेंज, जो अदला बदली होती है चीज़ों की, वहाँ भी हम फॉर लगा देते हैं, अदला बदली के लिए, ठीक है। जैसे मैंने ₹10 का पेन खरीदा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई बाई की सेकंड फॉर्म बॉट, आई बॉट ए पेन फॉर ₹10, ठीक है, फॉर ₹10। मैंने खरीदा एक पेन ₹10 में, देखिए 4 आ गया इसके लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी चीज़ की यहाँ पे अदला बदली तो हुई है, ₹10 के बदले में हमें पेन दिया गया है, ठीक है। मान लो कहीं आपको आपके पिताजी को जाना था और आप वहाँ जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? आई अटेंड, मैं अटेंड करता हूँ एवरी फंक्शन, प्रत्येक फंक्शन, फॉर माई फादर, अपने पिताजी के बदले। मतलब अगर फंक्शन में आप नहीं गए, आपके पिताजी नहीं गए, उसके बदले आप चले गए, तो उसके लिए भी हम कई बार फॉर का प्रयोग कर देते हैं। मतलब किसी प्रकार की अदला बदली के लिए फॉर आ जाता है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन और अमंग, ठीक है। इन दोनों का अर्थ होता है वैसे बीच में, और दोनों में सिंपल अंतर है। अगर दो के बीच में कोई चीज़ है तो बिटवीन आता है, दो से ज़्यादा अगर लोग हैं उनके बीच में कोई चीज़ है तो अमंग आता है, ठीक है। मान लो प्रॉपर्टी है कोई, वो प्रॉपर्टी अगर दो भाइयों के बीच में बट रही है तो बिटवीन आ जाएगा।
ठीक है। और अगर वो 2 से ज़्यादा के बीच में बट रही है तो अमंग आ जाएगा, ठीक है। हाई स्कूल लेवल पे इतना ही इसके बारे में जानना बहुत है। ऐसे इसमें 1-2 रूल और भी आगे हैं, जैसे अगर संख्या निश्चित हो तो 2 से ज़्यादा के लिए भी कई बार बिटवीन आ जाता है, ठीक है। बिटवीन और अमंग, वैसे दोनों में अंतर यही है, 2 के लिए बिटवीन, 2 से ज़्यादा के लिए अमंग आएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ प्रीपोजिशन ऐसी होती हैं जो अपने अर्थ के हिसाब से आ जाती हैं। जो प्रीपोजिशन कंफ्यूज करने वाली हैं उनका तो लगभग हमने बता दिया है आपको। अब कुछ ऐसी प्रीपोजिशन है जो अपने अर्थ के हिसाब से आती हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अर्थ के हिसाब से आने वाली में जैसे अंडर, वैसे नीचे के लिए हमारे पास 2-3 प्रीपोजिशन है, अंडर, बीनीथ और बिलो। अंडर, बीनीथ और बिलो, तीनों का मतलब होता है नीचे, ठीक है। जिसमें बिलो तो जो है अबो की तरह आता है। आपने अबो पढ़ा है, अबो हमने पढ़ाया था कल, ऊपर, ठीक है, लेवल के लिए आता है। अगर कोई लेवल में कोई चीज़ ऊपर कही जाती है तो उसके लिए अबो लगाते हैं। उसी तरह अगर लेवल में कोई चीज़ नीचे कही जाती है तो बिलो लगा देते हैं। तो लेवल के लिए आता है बिलो, ठीक है। बाकी अंडर और बीनीथ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों का मतलब नीचे होता है। और अंडर वैसे ज़्यादातर कहाँ लगाते हैं, जब किसी चीज़ के अधीन या नीचे रहकर काम करने वाली बात होती है, या किसी की छत्र छाया में आप हो तो वहाँ अंडर लगा देते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा नीचे है जैसे पेड़ की छाया के नीचे आप लेटे हुए हो, छत के नीचे आप लेटे हुए हो, ठीक है, किसी अधिकारी के अंडर में आप काम कर रहे हो, किसी कानून के तहत रहकर आप काम कर रहे हो, तो उन सब के लिए अंडर लगाते हैं, ठीक है। इससे अलग जो है बीनीथ माने भी नीचे ही होता है। तो ये प्रीपोजिशन नीचे के अर्थ में आती है, ठीक है। इसके अलावा टिल, टिल भी होता है, तक के लिए आती है ये। जैसे बाई बताया था ना, बाई समय के लिए आएगी, कोई समय तक। तो निश्चित समय के लिए बाई और अनिश्चित समय के लिए तक आ जाता है। तक के अर्थ में आती है अनिश्चित समय। अनिश्चित समय तक, जैसे कह देते हैं कि भाई जब तक मैं आऊं तब तक ही रहूं। भाई अगर मैंने कहा कि आप यहीं पे रहिए, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। अगर मैंने कहा कि स्टे हियर, यहीं रहो, यहीं रहो, अगर मैंने आपको पूरा टाइम बताया कि भाई 6 बजे तक यहीं रहो, तो आप बाई लगाओगे, बाई 6 o'clock। पूरा टाइम अगर बताता हूं तो फिर आप बाई लगाओगे कि 6 बजे तक यहीं रहो। मैं कहता हूं कि जब तक मैं आऊं तब तक यहीं रहो, टिल आई कम, ठीक है, जब तक मैं आऊं। ऐसे तक के लिए आप टिल का प्रयोग करेंगे। या फिर आप कोई ऐसे ही बता देंगे टिल टुडे, आज तक, अभी तक। तो इस तरह की चीज़ों के लिए भी हम अनिश्चित फॉर्म के लिए अधिकतर टिल का प्रयोग कर देते हैं, और निश्चित टाइम के लिए हम बाई का प्रयोग कर देते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रीपोजिशंस हैं हमारे पास जिनके अलग अलग अर्थ के हिसाब से आ जाती हैं वो, ठीक है। जैसे अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, खिलाफ, विरुद्ध। आप किसी चीज़ के विरुद्ध लड़ रहे हैं, किसी चीज़ के सहारे आप कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ सहारे के लिए भी अगेंस्ट आ जाता है। मान लो आप दीवार के सहारे दीवार को पकड़ पकड़ कर चल रहे हैं, तो वहाँ भी आप अगेंस्ट द वॉल लगा सकते हैं, ठीक है। किसी चीज़ के सहारे आपको, मान लो कोई आपकी कोई एफडी है, और उस एफडी के उस एफडी के ऊपर ही आपको लोन दिया है बैंक ने, या आपकी ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर ही आपको बैंक ने लोन दिया है, तो वहाँ भी आप अगेंस्ट लगा सकते हैं, अगेंस्ट द लैंड, अगेंस्ट द एफडी, ठीक है। तो इस तरह के उसमें भी अगेंस्ट का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। विदाउट,
बिना, सिंपल है बिल्कुल। बिना, जहाँ भी बिना का अर्थ आता है कि पानी के बिना, विदाउट वाटर, खाने के बिना, विदाउट फूड, पढ़ाई के बिना, विदाउट एजुकेशन, तो विदाउट बिना के अर्थ में लग जाता है। अबाउट, बारे में, अबाउट। ऑफ, ऑफ का, के, की के लिए, इसका हम पहले बता चुके हैं, पोसेसिव केस में भी हम इसे पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा बारे में के लिए भी आ जाता है, कई जगह आप इसे बारे में के अर्थ में भी देखते हैं, ऑफ। इसके अलावा अंडर हो गया, विदाउट, अबाउट, अगेंस्ट, थ्रू, THROUGH, माध्यम से। जब आप कोई काम किसी माध्यम से करते हैं, मान लो आपने लेटर भेजा, कोई पत्र भेजा थ्रू पोस्ट, पोस्ट के माध्यम से, आपने कोई पैसा पेमेंट किया थ्रू चेक, चेक के थ्रू, ठीक है, तो ये वाला थ्रू है। ये आप किसी सुरंग में से निकले, आपको किसी जंगल से गुजरना पड़ा, आपको मार्केट के अंदर से गुजरना पड़ा, तो वहाँ भी आप थ्रू का प्रयोग कर सकते हैं। थ्रू द फॉरेस्ट, थ्रू द मार्केट, थ्रू द सिटी, ठीक है। अगर आपको जो है किसी बाजार में से, किसी सुरंग में से होकर जाना पड़ रहा है, थ्रू द टनल, ठीक है, तो वहाँ भी आप थ्रू का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिंस और फॉर, ये सिंस आता है अनिश्चित समय के लिए, फॉर तो आ ही गया पहले, सिंस आता है अनिश्चित समय के लिए, निश्चित, गलत बोल दिया, निश्चित समय, ये भी आप आगे पढ़ोगे। ये सिंस और फॉर आता है अनिश्चित के लिए, ये वहीं पे मुझे लिखना चाहिए था, फॉर जब पढ़ा रहा था, अनिश्चित समय के लिए फॉर आता है। 4 घंटे से कोई काम कर रहे हैं, 4 आवर्स, ठीक है, लेकिन 4 बजे से कोई काम कर रहे हैं तो सिंस 4 o'clock। तो ये सिंस और फॉर के बारे में आप अभी आगे टेंस आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएंगे अभी, उसमें आप इनके बारे में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से तो जो प्रीपोजिशंस मेरे दिमाग में थी मैंने बता दी हैं। अब आप इस चैप्टर को, प्रीपोजिशन चैप्टर जो है ये आपकी बुक में 15वां चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट है, 15वां चैप्टर है 144 पेज पर, ठीक है। तो आप इस चैप्टर की स्टडी करेंगे अपने आप, और स्टडी करके आप देखेंगे कि देखिए प्रीपोजिशंस थोड़ा किताब की भाषा में चलें तो 3 तरह की होती है, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन ऐसी होती है जो सिंगल वर्ड की होती है, इन, ऑन, एट, अपॉन, ये सब क्या है, सिंपल प्रीपोजिशंस हैं, बिल्कुल एक सिंगल वर्ड की है। कंपाउंड प्रीपोजिशंस ऐसी होती हैं जो 2 शब्द से मिलकर बनी होती है, जैसे बिफोर है, ये बिफोर रह गया अभी, इसको भी देख लीजिए, बिफोर और आफ्टर। देखिए बिफोर जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, बी और फोर, बी मैंने होना और फोर मैंने आगे, ठीक है। तो इस तरह की प्रीपोजिशंस भी होती हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जैसे विदाउट ही देख लीजिए आप, विद और आउट 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, मतलब जिस प्रीपोजिशन को बनाने में 2 अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है तो उस चीज़ को आप कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। और एक होती है फ्रेज प्रीपोजिशंस। फ्रेज वे वो चीज़ें होती हैं, फ्रेज आप अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। फ्रेज, फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज का मतलब होता है एक से अधिक शब्दों से बनी हुई कोई टर्म, कोई भी ऐसी टर्म जिसमें एक से ज़्यादा शब्द हैं, वो टर्म नाउन भी हो सकती है, वो टर्म प्रोनाउन भी हो सकती है, एडजेक्टिव भी हो सकती है, वर्ब, कुछ भी हो सकता है। जो भी पार्ट ऑफ स्पीच एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड से बनते हैं उनको फ्रेज कह लेते हैं। अब अगर वो नाउन है तो नाउन फ्रेज, अगर वो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव फ्रेज,
अगर वो प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन फ्रेज। ठीक है, हमारे पास प्रीपोजिशन भी होती हैं कुछ इस प्रकार की जो दो दो शब्दों से मिलकर बनती हैं, तो दो से, तीन से, जैसे हम कहें ड्यू टू, देखिए दो शब्दों से मिलकर बनी है, ड्यू टू, कारण से, इसका मतलब क्या होता है, कारण। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, ठीक है, इसका मतलब भी होता है कारण से। तो इस प्रकार ऐसी भी कुछ प्रीपोजिशंस हैं जो दो शब्दों से। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था बिफोर और आफ्टर। बिफोर मैंने पहले होता है, आफ्टर मैंने बाद में होता है। ठीक है, बिफोर और आफ्टर। तो जहाँ पहले का हिसाब बनेगा वहाँ बिफोर लगा दीजिए, जहाँ बाद में शब्द कुछ आएगा तो वहाँ आफ्टर लगा दीजिए। बिफोर मैंने पहले, ये भी अपने अर्थ के हिसाब से आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन बिफोर एक दो तीन चीज़ और रह गई इसमें, पहले आफ्टर को बताते हैं। आफ्टर और एक होता है बिहाइंड। ठीक है, बिहाइंड और आफ्टर। तो बिहाइंड और आफ्टर दोनों का मतलब होता है पीछे, लेकिन बिहाइंड स्थिरता प्रकट करता है और आफ्टर गति प्रकट करता है। बिहाइंड स्थिरता प्रकट करता है, जैसे किसी मंदिर के पीछे आपका घर है तो स्थिर है। किसी चीज़ के पीछे आप छिप गए हैं तो वो भी स्थिरता वाली बात है, तो उस पीछे के लिए आप बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। और जब आप किसी के पीछे भाग रहे हैं तो आप आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप चोर के पीछे भाग रहे हैं तो आफ्टर लगा दीजिए उस वाले पीछे। तो बस बिहाइंड होगा किसी चीज़ के स्थिरता के लिए और आफ्टर होगा गति के लिए। इसके अलावा तीन होते हैं हमारे जो है इन फ्रंट ऑफ, एक होता है बिफोर और एक होता है अपोजिट। इन तीनों का मतलब होता है सामने। इन फ्रंट ऑफ, बिफोर और अपोजिट, तीनों का अर्थ सामने होता है। अब देखो इनमें अंतर क्या है। इन फ्रंट ऑफ में क्या होगा, किसी बड़ी चीज के सामने छोटी चीज, होटल के सामने गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, या किसी जो है मंदिर के सामने आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, तो किसी मतलब जो आमने सामने चीज़ें होती हैं उनमें एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे, कहीं सामने आता है तो। बिफोर क्या होगा, आंखों के सामने। जब आंखों के सामने की बात आएगी कि भाई मेरे सामने कोई काम हुआ तो आप कह सकते हैं बिफोर माई आईज। ठीक है, बिफोर मी, मेरे सामने। और अपोजिट होता है आमने सामने के अर्थ में। जब एक दो चीज़ें समान आकार की, मान लो किसी घर के सामने कोई दूसरा घर है, किसी बैंक के सामने कोई दूसरी बिल्डिंग है, ऑफिस है कोई, ठीक है, तो जब दो इमारतों के सामने, जब इमारत के सामने इमारत है, आदमी के सामने आदमी है, तो उस सामने के अर्थ में हम अपोजिट लगा देते हैं। जैसे फिल्मों में जो हीरो हीरोइन होते हैं तो उन्हें एक दूसरे के अपोजिट कहा जाता है। कभी आपने सुना भी होगा कि भाई इस फिल्म में मेरे अपोजिट, कोई कलाकार कहता है कि मेरे अपोजिट ये फला हीरोइन थी। तो ऐसे सामने के लिए अपोजिट लगाते हैं। समझ आ गई बात आपको? मतलब इन फ्रंट ऑफ में क्या होगा, दो चीज़ें जो आमने सामने हैं वो अलग अलग साइज़ की होंगी, अलग अलग टाइप की होंगी। एक चीज़ बड़ी होगी, एक चीज़ छोटी होगी। बिफोर क्या होगा, आंखों के सामने का अर्थ प्रकट करेगा। और अपोजिट क्या होगा, जो आमने सामने, मतलब दो सेम चीज़ें, आदमी के सामने आदमी, बिल्डिंग के सामने बिल्डिंग, उस चीज़ के लिए अपोजिट आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है समझ सकते हैं। किताब में आप स्टडी करेंगे, मैंने तो काफ़ी कुछ जितना मेरे याद आता रहा मैं बताता रहा, और अब आप किताब को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि मैंने जो बताया है वो क्या है, कितना मैंने छोड़ा है, कितना कुछ बताया है। किताब की थोड़ी भाषा अलग टाइप की होती है, अलग तरीके से होता है। मैंने थोड़ा आपको आपकी सिंपल भाषा में चीज़ें समझाई हैं, लेकिन अब आप अगर किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो इसको आप फिलहाल पढ़िए, इसमें से अभी कोई काम हम नहीं देते हैं आपको। ठीक है, चलिए।